नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे। ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनों के साथ रहिए और अपने डेली जो आपकी कार्यक्रम है उसमें व्यस्त रहिए। आइए हम बात करते हैं, जो आरबीआई सीरीज में बात कर रहे थे, कुछ अगले तथ्यों के बारे में। आज हम बात करेंगे DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन। बैंक में जो भी अकाउंट होल्डर, जो भी पब्लिक अपना डिपॉजिट रखते हैं, उनका इंश्योरेंस होता है। एक यह इंश्योरेंस, जैसे आप LIC कराते उसी तौर पे एक कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो एक इंश्योरेंस कंपनी है DICGC। DICGC एक इंश्योरेंस कंपनी है। जो भी पब्लिक बैंक्स में अपना पैसा जमा करते हैं, अकाउंट्स में रखते हैं, उनका इंश्योरेंस रहता है। कितने अमाउंट तक का इंश्योरेंस रहता है? तो एक खाते में एक व्यक्ति का 5 लाख तक इंश्योरेंस रहता है। जैसे रामलाल है, रामलाल का खाता रामलाल के नाम से है, तो उस खाते में जो मान लीजिए 10 लाख है, तो इंश्योरेंस 5 लाख का ही रहता है। मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख का है। यदि वही फिर दूसरी खाता रामलाल और श्यामलाल के नाम से है, तो उस केस में भी रामलाल के नाम से 5 लाख का इंश्योरेंस रहेगा, लेकिन खाता अलग होना चाहिए। तीसरा खाता यदि श्यामलाल एंड रामलाल का है, उस केस में भी रामलाल का 5 लाख का इंश्योरेंस होगा। मतलब एक व्यक्ति का 3 खातों में, 3 प्रकार के खातों में मैक्सिमम 5-5 लाख करके 15 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। और इसका प्रीमियम कौन भरता है? इसका प्रीमियम बैंक देती है। बैंक अपने कॉस्ट पे प्रीमियम भरती है, जिसका रेट है 12 पैसे पर एनम, पर 100 पे, 100 रुपये पे 12 पैसा प्रीमियम लगता है 1 साल का। और इसके पेमेंट करने का तरीका है, जो बैंक पेमेंट्स करती है हाफ ईयरली बेसिस पे। 2 हाफ ईयरली होता है बैंक में, 30 सितंबर और 31 मार्च। और इसका जो पेमेंट करने का समय सीमा है, एडवांस में पेमेंट किया जाता है। जैसे भी सितंबर खत्म हुआ है, तो सितंबर में जो हम पेमेंट्स करने जा रहे हैं सितंबर के बाद से, वो मार्च के लिए पेमेंट हो रहा है, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। और इसकी पेमेंट करने की जो मैक्सिमम तिथि होती है, तो 1 अक्टूबर से नया पीरियड इंश्योरेंस का शुरू हुआ मार्च तक का, तो नेक्स्ट 2 मंथ तक बैंकों का टाइम होता है पे करने का। मतलब वो पूरा 30 नवंबर तक लास्ट डेट होता है पे करने का। पे कैसे करते हैं? 12 पैसा था पर एनम, तो 6 पैसा पर 100 रुपीज पे नेक्स्ट 6 महीना के हिसाब से पेमेंट होता है। और यदि बैंक दिवालिया हो गया या किसी कारण बस बैंक को बंद करना पड़ा, कोई कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया या कुछ ऐसा इंटरनल सिचुएशंस आ गई, तो इसमें आरबीआई या जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज है, मेनली आरबीआई है, तो इसमें एक रोक लगाती है, मोरेटोरियम लगाती है फर्दर लेन देन करने के लिए, या लेन देन में रिस्ट्रिक्शन डालता है। तो बैंक इसी रोक के पीरियड के अंदर इस कंपनी को, जो DICGC इंश्योरेंस कंपनी है, उस पर क्लेम करता है। बैंक जो रोक लगी है उसके 45 दिन के अंदर क्लेम करती है, और इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम 45 दिन के अंदर उस इंश्योरेंस अमाउंट को पे करता है। मतलब जो भी टोटल अमाउंट है ग्राहक को दिलवाने का 90 डेज है। 90 डेज के अंदर उस व्यक्ति को पैसा मिलना ही मिलना है। आपके खाते में 2 लाख है तो इजिली मिल जाएगा, 6 लाख है तो 5 लाख तक का मिलेगा। ऐसा होता नहीं, लेकिन रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेज है जहां आप अपने पैसों को सुरक्षित रखते हैं, और आपके लिए जो भी संस्थाएं हैं इस तरह की व्यवस्थाएं करती है DICGC। इसको हम फिर रिकैप करेंगे। जो आप बैंक में डिपॉजिट रखते हैं DICGC, उसके डिपॉजिट रखते हैं जिस अकाउंट में, उसके लिए एक कंपनी है DICGC, जो आपके पैसों का 5 लाख तक के एक अकाउंट्स पे कवर देती है। और बैंक इसको किसी एडवर्स या जो समय एडवर्स सिचुएशन में उस पैसे को क्लेम करती है, और वो कंपनी 45 दिन के अंदर उस पैसे को उस खाते के जो हकदार होते हैं, जो ग्राहक हितग्राही होते हैं, उनको प्राप्त होता है। अब दूसरी इशू की बात करेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई भी इंडिया का पब्लिक्स किसी भी पब्लिक एंटिटी से किसी भी व्यवस्था के बारे में
सूचना अधिकार के तहत सूचना प्राप्त कर सकती है। और इसमें कोई भी व्यक्ति उस सूचना को बताने के लिए उसको कोई नियमित कारण देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। मतलब विदाउट कोई रीजन बताए किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक एंटिटी से जो इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूटेड है उनसे सूचना प्राप्त कर सकती है। और मैक्सिमम टाइम है सूचना देने का, जिनको सूचना देना है, जो व्यक्ति ने सूचना के लिए सूचना का अधिकार के नियम के तहत अप्लाई किया है, मैक्सिमम टाइम लिमिट है 30 दिन का। यदि 30 दिन के अंदर सूचना नहीं देते हैं उनको 250 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन देना पड़ता है, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज है। और मैक्सिमम 25,000 तक इन पे फाइन चार्ज किया जा सकता है। और यदि यही सूचना किसी की लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है तो उस केस में 48 घंटे के अंदर उस सूचना को देने के लिए वो पब्लिक अथॉरिटी बाध्य होंगे। सपोज आपने कोई पब्लिक अथॉरिटी से सूचना प्राप्त कर लिया और सूचना के तहत आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है कि इन्होंने गलत कुछ सूचना, कुछ जानकारी छुपाई गई है, तो हर एक इंस्टीट्यूशंस में, कोई भी सरकारी संस्था में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं। इनको आप 30 दिन के अंदर अपना अपील कर सकते हैं यदि आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं। और यदि फिर भी आप उनसे भी संतुष्ट नहीं है या आपके जानकारी के हिसाब से सूचना प्रोवाइड नहीं करी गई है, तो आप 90 दिन के अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से वहां पे अपना अपील लगा सकते हैं। तो हमने देखा पहला आपने किसी से सूचना मांगे कि यदि आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वो भी जो भी उनके अपीलेंट अथॉरिटीज है उनको आप अपील करेंगे 30 दिन के अंदर, सूचना प्राप्त होने से 30 दिन के अंदर। यदि वहां भी आप संतुष्ट नहीं है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, जो अपीलेंट अथॉरिटी से आपको सूचना प्राप्त हुई, वहां से 90 दिन के अंदर आप अपनी सूचना का अधिकार के लिए अपील कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का। बैंक्स में फाइनेंशियल लेन देन होते रहता है। फाइनेंशियल लेन देन होते क्या, फाइनेंशियल लेन देन ही होता है, तो यहाँ फ्रॉड होने की संभावना थोड़ा ज्यादा रहती है। कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई कस्टमर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई बैंक का स्टाफ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनमें जनरली 2 चैनल बनाई गई है फ्रॉड्स को रिपोर्ट करने के लिए। यदि फ्रॉड 6 करोड़ से नीचे है तो वो स्टेट पुलिस को रिपोर्ट करना है। यदि फ्रॉड 6 करोड़ से ऊपर है तो सीबीआई को रिपोर्ट करना है। यदि 6 करोड़ से नीचे टोटल फ्रॉड है तो पुलिस को, स्टेट पुलिस को रिपोर्ट करना है जहां उनकी ऑफिस या जहां फ्रॉड हुआ है। दूसरा, यदि फ्रॉड 6 करोड़ से ऊपर है तो सीबीआई को रिपोर्ट करना है। यदि यही फ्रॉड फिर 6 करोड़ से 25 करोड़ तक और इसमें स्टाफ इन्वॉल्व है तो एंटी करप्शन सेल्स ऑफ सीबीआई को करना है। यदि फ्रॉड 6 करोड़ से 25 करोड़ तक होता है और यदि इसमें बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व है तो एंटी करप्शन सेल्स को, एंटी करप्शन सेल होता है सीबीआई में, उनको रिपोर्ट करना है। और यदि स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है तो इसको इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ सीबीआई करना है। सीबीआई के अलग अलग विंग्स होते हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं। तो यदि स्टाफ इन्वॉल्व है 6 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक तो वहां एंटी करप्शन सेल्स को रिपोर्ट करना है। यदि स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है, कोई अननोन पर्सन या थर्ड पार्टी है, तो इकोनॉमिक ऑफेंस सेल सीबीआई को रिपोर्ट करना है। यदि यही फ्रॉड 25 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ तक है तो बैंकिंग फ्रॉड सेल्स, फ्रॉड एंड मॉनिटरिंग सेल्स सीबीआई में होता है, उनको रिपोर्ट्स करना है। बैंकिंग फ्रॉड एंड मॉनिटरिंग सेल्स एक सेक्शन होता है जिनमें उनको रिपोर्ट करना है 25 करोड़ से 50 करोड़ तक की फ्रॉड को। यदि यही फ्रॉड 50 करोड़ से ऊपर है
फिर हम रिकैप करेंगे। यदि फ्रॉड 6 करोड़ तक है, मतलब लेस देन 6 करोड़ है, तो उस स्टेट पुलिस को रिपोर्ट करना है। यदि फ्रॉड 6 करोड़ से ऊपर है तो सीबीआई को रिपोर्ट करना है। यदि यही फ्रॉड 6 करोड़ से ऊपर और 25 करोड़ तक स्टाफ इन्वॉल्व है तो एंटी करप्शन सेल्स को अब सीबीआई को रिपोर्ट करना है। यदि स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है, फ्रॉड 6 करोड़ से ऊपर और 25 करोड़ तक है, तो बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल्स को रिपोर्ट करना है। यदि फ्रॉड 25 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ तक है तो जोनल ऑफिस ऑफ बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल को रिपोर्ट्स करना है। अब हम देखते हैं कि जो फ्रॉड होता है इसको रिपोर्ट कौन करता है। यदि रिपोर्ट फ्रॉड 1 लाख से ऊपर है तो इनको जो भी कंसर्न बैंक है उनके रीजनल ऑफिस द्वारा रिपोर्ट्स किया जाता है। रीजनल ऑफिस में उनका रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस कोई भी आ सकता है। यदि यही फ्रॉड 1 लाख से नीचे है तो जो लोकल ब्रांच हेड होते हैं वहां पे वो लोकल पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। जनरली 10,000 से नीचे की अमाउंट को फ्रॉड रेट नहीं किया जाता है। यदि कैश शॉर्टेज 5,000 तक है तो उसको भी फ्रॉड ट्रीट नहीं किया जाता है। अब हम देखेंगे कि फ्रॉड का जो डिटेक्ट हुआ उसको हम बैंक्स कैसे रिपोर्ट करती है। तो बैंक आरबीआई का जो सेंट्रल फ्रॉड मैनेजमेंट सेल है बेंगलुरु में, आरबीआई की ऑफिस है सेंट्रल सीएफएमसी सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल्स, 14 दिन के अंदर FMR1 फॉर्म पे रिपोर्ट करती है। और इस केस को, जो फ्रॉड केस को, कब बैंक लेवल पे क्लोज कर दिया जाता है। यदि फ्रॉड 1 करोड़ तक है और स्टाफ की जो इन्वॉल्वमेंट है चेक कर ली गई कि स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, मतलब स्टाफ की जो स्टाफ साइड है वो चेक कर ली गई है कि स्टाफ इन्वॉल्व है कि नहीं है, और जो पुलिस में FIR है उसने यदि 3 साल तक कोई चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं किया है तो बैंक अपने लेवल पे इस फ्रॉड को क्लोज कर सकती है। मतलब फ्रॉड यदि 1 करोड़ तक है और स्टाफ अकाउंटेबिलिटी चेक कर ली गई है और पुलिस द्वारा जो FIR दर्ज की गई थी उसके अगेंस्ट में कोई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं करी गई है नेक्स्ट 3 ईयर तक, तो बैंक्स उस फ्रॉड को अपने लेवल पे क्लोज कर सकती है। अब हम नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे NPA के बारे में। जनरली जो आप बैंक से लोन लेते हैं, कोई भी व्यक्ति, हम और आप कोई भी लोन लेते हैं, तो इनके खाते की 4 कैटेगरी होती है। एक तो स्टैंडर्ड, सब अच्छी भला चल रहा है, सब मतलब स्टैंडर्ड अकाउंट है, आपकी क्रेडिट अच्छी है। और दूसरा खाता होता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट्स। मतलब इसका जो पीरियड होते गया, मतलब आप रेगुलर पेमेंट्स कर रहे हैं अपने ऋण खाते में, रेगुलर EMI दे रहे हैं, किसी कारण बस किसी भी व्यक्ति का यदि कुछ अनहोनी हो गई, बिजनेस फेल्योर हो गया, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आ गई, तो पेमेंट्स करने में दिक्कत आती है, तो एक खाते टाइम टू टाइम डिफरेंट कैटेगरी में शिफ्ट कर जाता है। जैसे पहले स्टैंडर्ड था, रेगुलर चल रहा था, फिर उससे सब स्टैंडर्ड हुआ, नेक्स्ट लेवल, फिर उससे 3rd लेवल है डाउटफुल, मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि वो पैसा दे देगा या फिर उसे कुछ अलग उनको देखना पड़ेगा। फिर 3rd वन है, उसका नेक्स्ट स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है लॉस एसेट। मतलब अब इसमें लगता है कि नहीं, बैंक्स को कुछ आगे की स्टेप्स लेना पड़ेगा अपने पैसे को वसूलने के लिए। फिर भी जो स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड के बीच में भी एक मोटा मोटी 90 डेज का टाइम कस्टमर्स को मिलता है, और इसके तहत 3 खाते पुनः क्लासिफाई किया जाता है। इसमें होता है SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2। SMA 0 मतलब जब आपका खाता 1 से 30 दिन तक ओवरड्यू रहता है तो वो SMA 0 में कहलाता है। यदि वही खाता 31 दिन से 60 दिन तक ओवरड्यू रहता है तो SMA 1 कहलाता है, और वही खाता यदि 61 डेज से 90 डेज तक ओवरड्यू रहता है तो वो SMA 2 कहलाता है। और SMA 2 के बाद जो आपका खाता NPA हो जाता है, तो NPA का पहला स्टेज है सब स्टैंडर्ड। और ये जो खाते के कैटेगरी कब चेंज होता है, मान लो आपका 30वां दिन आज है
और आज जिस बैंक में खाता है वो बैंक ने अपना कार्यक्रम या अपनी जो वही खाता शाम को बंद किया, बैंक बंद किया, आपका खाता SMA 0 से SMA 1 में चला गया, फिर SMA 1 का पीरियड पूरा हो गया तो SMA 2 में चला गया, और SMA 2 का पीरियड पूरा हो गया तो वो NPA की पहली सीढ़ी सब स्टैंडर्ड में चला गया। और जो स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड के बीच में कैटेगरी जो SMA होता है, जो आपको फुल टाइम दिया जाता है, उसके जो मुख्यतः कई कारण हो सकते हैं। एक तो आपका इंस्टॉलमेंट का पे नहीं करना है, दूसरा यदि आपका खाता चालू खाता है और आपने इंटरेस्ट जमा तो किया है, पैसा तो जमा किया है, लेकिन उसमें क्या जो 3 महीने का इंटरेस्ट डेबिट किया गया वो पूरा नहीं हुआ है, या आपकी जो लिमिट है या जो आपकी बकाया है, जो आपको ऋण सीमा मान लो 10 लाख की ऋण सीमा दी गई है, आपका बैलेंस 10 लाख 10 लाख 10,000 10 लाख 20,000 कंटिन्यूअसली 90 डेज तक चले आ रहा है। तीसरी स्टेज है आपका खाता चालू खाता जो रिन्यू नहीं किया गया 180 दिन तक, यह SMA में क्लासीफाई होने का रीजन है। यह यदि रिमेन्स ओवर ड्यू रहता है 90 डेज तक तो ये खाते सब स्टैंडर्ड कैटेगरीज में ट्रांसफर हो जाते हैं। केवल जैसे दूसरा कंडीशन है, आपको एक बैंक में जब भी CC खाते लेते हैं कोई भी तो एक स्टॉक स्टेटमेंट देना होता है, और यदि आप 90 डेज तक आपने जो ड्यू डेट था, जिस डेट पे उसको जमा करना था, उस 90 डेज से नहीं जमा किया तो ओवर ड्यू रहता है, फिर वो सब स्टैंडर्ड में कैटेगरी क्लासीफाई हो जाता है। और आप ध्यान रखेंगे कि जो CC खाते होते हैं उसमें SMA 0 नहीं होता है, और जो टर्म लोन होता है SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2 तीनों कैटेगरीज होता है। बहुत बार खाता सब स्टैंडर्ड के मतलब नेक्स्ट स्टेट में गया है, लेकिन वो डायरेक्ट डाउटफुल में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। किस कंडीशंस में? यदि जो वैल्यू दी गई है एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, जब आपकी ऋण स्वीकृत हुई थी और उस टाइम में जो कोई भी प्रॉपर्टी रखी गई थी या कोई सुरक्षा दी गई थी और उसकी वैल्यू यदि 10% से नीचे आ जाता है तो डायरेक्ट डाउटफुल में क्लासिफाई हो जाता है, और डायरेक्ट लॉस में भी क्लासिफाई हो जाता है। डाउटफुल कैटेगरी जो है और फिर लॉस में क्लासिफाई की जाती है। 10% से वैल्यू आते नीचे ही वो खाते सब स्टैंडर्ड या डाउटफुल है, डायरेक्ट लॉस में क्लासिफाई हो जाती है सब। और वही सब स्टैंडर्ड से डायरेक्ट डाउटफुल में क्लासिफाई तब होती है जब उनकी सिक्योरिटी वैल्यू 10% से अधिक और 50% से कम रह जाता है, तो वो डायरेक्ट डाउटफुल में क्लासिफाई हो जाता है। और एक से अधिक लोन यदि कोई लिया है, एक से अधिक लोन लिया है, तो एक खाता यदि NPA होता है तो उनका सारा अकाउंट से NPA हो जाएगा। कई लोग होते हैं एक खाते में रेगुलर लेन देन करते रहे, फिर दूसरे में सोचते हैं कि आएगा पैसा दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो खाता है वो आदमी के हिसाब से, एक आदमी का जितने भी खाते हैं, यदि एक खाता NPA होता है तो उनका सारे खाते NPA हो जाएगा। यदि कई आदमी कई बैंकों से लोन ले रखा है, जिसे हम कंसोर्शियम बोलते हैं, उस कंसोर्शियम में हर एक बैंक का अलग अलग बैंकों के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन होता है NPA में, उनके रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के आधार पे, मतलब जैसे जैसे रिकवरी आएगा उनके आधार पे अकाउंट का क्लासिफिकेशंस होता है। अब हम प्रोविजनिंग देखेंगे। जब खाते खराब होते तो बैंक्स को अपनी सिक्योरिटी, अपने रिस्क को बचाने के लिए, जो अदर किसी पैसा जमा होता है उसको रिस्क को बचाने के लिए वो प्रोविजंस करते हैं। और ये प्रोविजंस जो होता है बैंक्स में, ये टायर 1 कैपिटल्स के पार्ट होते हैं। जो बैंक्स का टायर 1 जो कोर कैपिटल होता है, जो बेस कैपिटल होता है, उसका पार्ट होता है। जिस सब स्टैंडर्ड अकाउंट में जो इनका सिक्योर्ड पोर्शन होता है, इनकी जो प्रोविजंस होती है तो उनमें 15% प्रोविजंस होता है। यदि अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो यहाँ 25% होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 20% होता है। ये सारे सब स्टैंडर्ड के। डाउटफुल कैटेगरी में यदि वह 1 साल तक डाउटफुल रहता है तो उसको D1 बोला जाता है, तो इनमें 25% होता है सिक्योरिटी वैल्यू का प्रोविजन। अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100% प्रोविजन होता है। यदि D2 कैटेगरी में 1 साल से ऊपर है, 3 साल तक है, तो यहाँ 40% होता है
सिक्योरिटीज का, यदि D3 में 3 साल